दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर जोरदार और एक ऐसी हिंसा की लहर चली है जिसे आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल है। चर्चा करूंगा उस पर। इधर भारत में 19 दिसंबर को राहुल गांधी के घर में एक लड़का होगा। जब 19 तारीख को अमेरिका में एपस्टीन की फाइलें खुलेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा और एक नया प्रधानमंत्री रातों रात बन जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये उम्मीदें लगाए बैठे थे इंडी गठबंधन में शामिल कुछ किन्नर, जिन्होंने तमाम सारे के खाली पुलाव पका रखे थे और किसी किसी ने तो यहां तक बता दिया था कि अगला प्रधानमंत्री अमुक प्रदेश से होगा और अगला प्रधानमंत्री अमुक व्यक्ति होगा या अमुक जाति से होगा। 19 दिसंबर आ गया, एपस्टीन की फाइलें अमेरिका में खुल गई। आज 20 और 21 दिसंबर की रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एपस्टीन की फाइलों से के सामने आने से कि सोनिया गांधी दादी बन सके, प्रियंका वाड्रा बुआ बन सके और इन किन्नरों को जो एपस्टीन की फाइलों से बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, इन्हें कुछ सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा से नेक मिल जाए। फिलहाल सिर्फ ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि इन किन्नरों का हौसला बनाए रखना, क्योंकि राजनीति में ये ऐसी आशंकाओं के सहारे ही टिके हुए हैं। जनता का ना इन्हें कोई समर्थन है और ना कोई समर्थन मिलेगा। फिलहाल लेके चलता हूं आपको बांग्लादेश की ओर। 18-19 दिसंबर की रात को बांग्लादेश में एक भीषण हिंसा का दौर शुरू हुआ और सबसे पहले बताऊंगा आपको उस घटना के बारे में, ये क्या घटना हुई, फिर बताऊंगा घटना के पीछे का कारण क्या है और फिर बताऊंगा कि वो व्यक्ति कौन है जिसके नाम पर यह हिंसा हो रही है। 18-19 दिसंबर की रात को भीड़ ने अचानक एक हिंदू बस्ती पर धावा बोल दिया और वहां दीपू चंद्र दास नाम के एक व्यक्ति को यह भीड़ घेर लेती है। यह व्यक्ति वहां बांग्लादेश की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था और जिला मेनसिंग के उप जिला भानुका में ये गारमेंट फैक्ट्री थी जिसमें काम करता था। जाति से यह दलित समुदाय का लड़का है। भीड़ ने इसको घेर लिया और तभी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि इसने हमारी धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। और वो धार्मिक भावनाओं का अपमान क्या था, उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह लिखा बताया जाता है कि सभी धर्म एक समान है। यह बात उस भीड़ को पसंद नहीं थी। उस भीड़ का कहना था कि सभी धर्म एक समान है, यह हमारी तौहीन है, यह हमारे धर्म का अपमान है। भीड़ को घेर लिया, पुलिस आ गई, पुलिस के कब्जे में वो व्यक्ति आ गया। लेकिन उसके बाद पुलिस ने दीपू चंद्र दास नाम के उस व्यक्ति को, जिसकी उम्र 26 साल, दलित समुदाय से आता है और जो अपने घर का इकलौता कमाऊ बेटा था, पुलिस उस व्यक्ति को भीड़ को सौंप देती है। भीड़ उसे मारती है और उसके बाद वहीं चौराहे पर उसके पैर बांधकर उसको उल्टा एक पेड़ पर लटका दिया जाता है। चारों ओर हजारों लोगों की भीड़ है और उसके बाद
उसे नीचे से आग दिखा दी जाती है और जिंदा जला दिया जाता है। वहां हजारों लोग मौजूद हैं, किसी में कोई दया की भावना नहीं आई, किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी, किसी को शर्म महसूस नहीं हुई, और लोग उसके जीवित जलते हुए मोबाइल से रीलें बना रहे थे। और मौके पर सिर्फ भीड़ नहीं थी, मौके पर बांग्लादेश की पुलिस भी मौजूद थी। उसके बाद ये हिंसा लगातार यही नहीं रुकी, ये हिंसा चारों ओर फैलती रही। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक ये हिंसा का दौर जारी है। पूरा बांग्लादेश हिंसा के चपेट में है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि यह हिंसा दीपू चंद्र दास की किसी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण नहीं हुई, वो तो सिर्फ भीड़ में घिर गया। इस हिंसा के पीछे एक व्यक्ति की मौत है। बांग्लादेश के अंदर एक मंच है, इनकलाब मंच। यह इनकलाब मंच एक तरीके से सशस्त्र गिरोह है, और जिसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का पूरा संरक्षण प्राप्त है। यह सशस्त्र गिरोह बांग्लादेश में अक्सर लोगों के ऊपर हमले करता है और हत्याओं को अंजाम देता है। इसके शिकार दो लोग बेहद खास होते हैं। एक शेख हसीना की अवामी लीग के समर्थक, जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं या हिंदू कार्यकर्ता, जो भी शेख हसीना के अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं और जो थोड़ा सा बोलने का प्रयास करते हैं यूनुस सरकार के खिलाफ, यह इनकलाब मंच उनको अपना निशाना बनाता है। और दूसरे ये इनकलाब मंच समय समय पर निशाना बनाता है बांग्लादेश के हिंदुओं को, उनकी दुकानों को, उनकी फैक्ट्रियों को और उनके आवास को। इस पार्टी का एक प्रवक्ता है, इसका नाम है शरीफ उस्मान हादी। यह कोई राजनीतिक दल नहीं है, यह एक तरीके से इसे गुंडा गिरोह कह सकते हो, सशस्त्र गिरोह है, जिसका हर सदस्य हथियारबंद होता है। फिलहाल ये ये शरीफ उस्मान हादी, जो इनकलाब मंच का प्रवक्ता था, फिलहाल ये बांग्लादेश के ढाका की एक संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहा था। ये एक सभा को संबोधित करके लौट रहा था। समय था लगभग 2:45 दोपहर के। जब ये जा रहा था तभी पीछे से 2 साइकिल सवार आए, मोटरसाइकिल सवार आए, और उन्होंने शरीफ उस्मान हादी के बिल्कुल पास जाकर उसके सिर में गोलियां मार दी। शरीफ उस्मान हादी एकदम से गिर पड़ा। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। हमलावर भाग गए। पीछे से शरीफ उस्मान हादी के मित्र आ रहे थे। जैसे ही उन्हें हमले की पता लगी, वो और तेजी से नजदीक आए और शरीफ उस्मान हादी को उठाकर एक अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा हालत गंभीर है, और उसके सिर में कई जगह गोलियां और छोटे छोटे कण फंसे हुए हैं। हालत नाजुक थी। नतीजा यह हुआ कि 15 दिसंबर को उसको इलाज के लिए सिंगापुर ले जाने का फैसला किया गया।
बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान और अमेरिका की कठपुतली मोहम्मद यूनुस ने आरोप लगाया कि हमलावर शेख हसीना के अवामी लीग के लोग हैं और अवामी लीग इनकी हत्या करना चाहती थी और उसने ही इस घटना को अंजाम दिया। 15 दिसंबर को इसे सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन सिंगापुर में भी वो बच नहीं सका और 18 दिसंबर को हाजी शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसके मृत्यु की खबर बांग्लादेश में फैली, इनकलाब मंच के तमाम लोग सड़कों पर उतर आए और भीड़ ने 3 रुख अख्तियार किए। पहला रुख एक भीड़ चली शेख हसीना के अवामी लीग के जो प्रमुख नेता ढाका में अभी मौजूद हैं, जिनके निवास स्थान मौजूद है, उन पर हमला करने के लिए चल देती है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के स्थायी निवास स्थान को पहले ही काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है, लेकिन भीड़ बचे हुए उस मकान को भी नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पहुंचती है और हमले शुरू कर देती है। दूसरी भीड़ का दूसरा हिस्सा भारतीय उच्चायोग पर हमला करने चल देता है और भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी करता है। भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी उच्चायोग के कोने में छिप जाते हैं और अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं। हालांकि भारत सरकार के चेतावनी के रहते मोहम्मद यूनुस की सरकार ने तत्काल सुरक्षा बलों को भारतीय उच्चायोग के सामने डिप्लॉय किया और यह निर्देश दिया कि प्रदर्शनकारी या हमलावर उच्चायोग के अंदर ना घुसने पाए। और उधर एक तीसरा जो भीड़ का रुख था, वो हिंदुओं के इलाके की ओर चल देता है और जैसे ही वो हिंदुओं की ओर गुजरता है, वहां ये बेचारा दीपू चंद्र दास, जो तभी अपनी फैक्ट्री से वापस लौट रहा था और वहीं पास के इलाके में एक मकान में किराए पर रहता था, भीड़ ने देखा यह हिंदू व्यक्ति है, इसको घेर लिया गया जाता है और अचानक भीड़ का एक व्यक्ति, जिसका बारे में यह कहा गया कि वो भी उसी फैक्ट्री में काम करता है, हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई, वो ये कहता है कि इस व्यक्ति ने हमारे मजहब की तौहीन करी है और इसने ये लिखा है कि सभी धर्म सभी मजहब बराबर होते हैं, और उसके बाद भीड़ उस पर हमला कर देती है। तो ये जो भीड़ ने हमला करा शेख हसीना के अवामी लीग के समर्थकों पर, भारत के उच्चायोग पर और इन हिंदू घरों पर, इसका कारण दीपू चंद्र दास की कोई पोस्ट नहीं थी। इसका कारण था शरीफ उस्मान हादी की हत्या, जो इनकलाब मंच का प्रवक्ता था, जिसके हत्या से बांग्लादेश के हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं था। उसकी हत्या से भारत का भी कोई लेना देना नहीं था और खुद मोहम्मद यूनुस ने साफ कहा था कि अवामी लीग और शेख हसीना के लोग इस हत्याकांड के पीछे हैं। लेकिन इनकलाब मंच के प्रवक्ता के जो और प्रवक्ता थे, जो और नेता थे, चूंकि वो हिंदुओं का निशाना बनाना चाहते थे और इनकलाब मंच अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, तो उसने ये आरोप लगाया कि निश्चित रूप से इस हत्या को बांग्लादेश के हिंदुओं का समर्थन होगा और साथ ही साथ उसने आरोप लगाया कि जिस तरीके से पाकिस्तान में कुछ अज्ञात हमलावर भारत विरोधियों की हत्या कर रहे हैं, शायद बांग्लादेश में भी कुछ अज्ञात हमलावर सक्रिय हो गए हैं और उन अज्ञात हमलावरों ने
जो भारत के लोग हैं उन्होंने शरीफ उस्मान हादी की हत्या करी है। इसलिए उन्होंने भीड़ का आह्वान किया कि भारतीय उच्चायोग को घेर लो। उन्होंने मोहम्मद यूनुस सरकार से मांग करी कि उच्चायोग पर कब्जा कर लिया जाए। उच्चायुक्त सहित सभी कर्मचारियों को तत्काल देश से निकाला जाए। और कुछ लोग ने लोगों से आह्वान किया कि बांग्लादेश में जो हिंदू बस्तियां हैं उन पर हमला करिए। तो ये हमला, पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि किसी सोशल मीडिया पोस्ट का कारण नहीं था। ये हमला हाजी शरीफ उस्मान हादी की वजह से हुआ। हाजी शरीफ उस्मान हादी की हत्या का न बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई संबंध और न भारत से कोई संबंध। खुद बांग्लादेश की सरकार भी ऐसा मानती है। हाँ, ये बात सच है कि शरीफ उस्मान हादी भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता था। ये बांग्लादेश के पाकिस्तान में विलय का समर्थन करता है और साफ कहता है कि बांग्लादेश का पाकिस्तान में विलय कर दिया जाना चाहिए। और अभी पिछले दिनों इस शरीफ उस्मान हादी ने पत्रकारों के सामने एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा पेश किया और उस नक्शे के में भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया और भारत को चेतावनी दी कि हम इन भारत के 7 प्रदेशों को भारत से छीन कर रहेंगे, इनको बांग्लादेश में विलय करेंगे और एक संपूर्ण बांग्लादेश की स्थापना करेंगे। यह हाजी शरीफ उस्मान हादी ने पिछले दिनों कहा था। और सिर्फ इसने नहीं, इसके पार्टी का प्रवक्ता है एक और, हसनत अब्दुल्ला। उसने शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद भी पत्रकारों से कहा कि हम भारत के विभाजन पर काम कर रहे हैं और जो भारत का चिकन नेक है, जो 7 सिस्टर्स कहा जाते हैं, जो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, हम उन पर हमला करेंगे और शरीफ उस्मान हादी के सपनों को पूरा करेंगे और एक विशाल बांग्लादेश की स्थापना करेंगे। दोस्तों, फिलहाल ये जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, ये दीप चंद्र दास कोई कारण था, ये बहाना था। लेकिन बांग्लादेश की पूरी सरकार इस बात पर मौन है। मुझे उसके मौन रहने पर कोई ताज्जुब नहीं है, लेकिन भारत के राजनीतिक समाज से मेरी बहुत शिकायत है। अभी नीतीश कुमार की बिना किसी बात के नीतीश कुमार को विवादों में लपेटने का प्रयास हुआ। छोटी छोटी बातों का भारत को पतंगड़ बनाया जाता है, लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी दल ने या एनडीए के अलावा किसी और राजनीतिक समाज ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर चिंता भी जाहिर नहीं करी है। उनको आशंका है कि यदि हम बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर चिंता भी जाहिर कर देंगे तो भारत के मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे और कहीं नाराजगी में वो हमें वोट ना दे, ऐसा हो सकता है। इसलिए भारत में हर तरफ सन्नाटा है। दूसरी ओर एक ऐसा भी वर्ग है जो सरकार से नाराज है और कह रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आखिर कब भारत इन हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करेगा?
आपकी संवेदनाओं से मेरी सहमति है। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं और भावनाएं अलग होती हैं। मुझे कुछ इस राजनयिकों की इस बात से कुछ सहमति नजर आती है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, इसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और CIA का संरक्षण प्राप्त है। और वो इसलिए कि वो भारत में हिंदुओं में भावनाओं का ज्वार को उभारना चाहते हैं, जो भारत सरकार पर दबाव बनाए और भारत युद्ध का एक फ्रंट और खोल दे और दुनिया में आरोप लगे कि देखो, अभी तो पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब भारत ने बांग्लादेश पर हमला कर दिया। फिलहाल भाजपा की जो सरकार है भारत में, उसकी विस्तारवादी नीति है और इसलिए अनेक राजनयिकों का मानना है कि भारत को गैर सैन्य तरीके अपनाने चाहिए यूनुस सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि वो इस हिंसा को किसी भी कीमत पर रोके। फिलहाल बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है और जब मैं कुछ ज्योतिषियों की बात को देखता हूं तो ये चिंता और ज्यादा सताने लगती है, क्योंकि एक जाने माने ज्योतिषी हैं जो खुद बंगाली हैं और जिनके अपने रिश्तेदार भी बांग्लादेश में रहते हैं। नाम है उनका शर्मिष्ठा। उन्होंने साल 2025 के शुरू में ही यह बात कही थी कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अभी जुल्मों की इंतहा बाकी है और 2025 का अंत आते आते हिंदुओं पर भीषण प्रहार होगा। कल ही मैंने उनके ट्वीट पर कमेंट किया था कि काश ईश्वर ने आपकी भविष्यवाणी को गलत कर दिया होता। और वो ये कहती हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जुल्म अभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, ये जुल्म लंबे समय तक चलेंगे। और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि शायद 2027 के शुरू या मध्य तक बांग्लादेश के कट्टरपंथी सरकार का पतन होगा, यूनुस या इसकी जगह पर जो सरकार आएगी उसका पतन होगा और तब जाके कहीं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू चैन की सांस ले सकेंगे। फिलहाल पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस बात पर चुप है, चाहे वो खास तौर से अमेरिकी मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, जो भारत की छोटी छोटी घटनाओं को बात का बतंगड़ा बनाता है, उसने बांग्लादेश की ओर से आंख फेर रखी है। सच यह है कि भारत इस वक्त सैन्य रूप से कुछ करने की स्थिति में दिखाई मुझे नहीं देता। हालांकि भारत सरकार कदम नहीं उठाएगी कुछ, ऐसा भी नहीं कह सकता। सरकार बहुत मजबूत हाथों में है, बहुत समझदार लोगों के हाथ में इस वक्त सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो गैर सैन्य तरीकों से यूनुस सरकार पर दबाव बनाने में कोई कसर किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि बांग्लादेश के जो हिंदू भारत आना चाहते हैं उनके लिए सीमा पर उदारता बरती जाए, उन्हें भारत में आने दिया जाए और उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। हालांकि एक पत्रकार ने अपने शो में कहा कि यह वो वक्त है जब सीमा खोल दीजिए और जो भी हिंदू आ रहे हैं उनको भारत में आने दीजिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यदि आपने सीमाओं को असीमित रूप से खोल दिया तो यह बांग्लादेश की यूनुस सरकार
हिंदुओं को तो भारत में नहीं आने देगी, उन पर हमले करेगी, उन्हें मारेगी। लेकिन बांग्लादेशी मुसलमानों का बड़ा जत्था इस स्थिति का लाभ उठाकर भारत में घुस सकता है और वो भारत के संसाधनों पर कब्जा कर सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकता है, भारत सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकता है और भारत की डेमोग्राफी को भी चेंज कर सकता है। तो ऐसे में होगा तो ये 10 हिंदू आएंगे लेकिन 1000 बांग्लादेशी गैर हिंदू आएंगे। तो इसलिए असीमित रूप से सीमा रेखा को खोलना उचित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यदि कोई ऐसा रास्ता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सेफ पैकेज दिया जा सके तो वो दे दिया जाना चाहिए और बांग्लादेश के हिंदुओं को हमें आउट ऑफ द वे भी यदि कोई मदद कर सकते हो तो वो करी जानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू इस वक्त बेहद नाजुक स्थिति में है, बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आप सबसे एक बात कहूंगा, फिलहाल आप कुछ और तो नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करे, बांग्लादेश के हिंदू अपनी रक्षा करने में कामयाब हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार भी हर संभव कदम उठाएगी। कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके आधार पर हम मोदी सरकार पर शक कर सकें। और ईश्वर से यह भी कहूंगा, सद्बुद्धि दे भारत के विपक्ष को जो हिंदुओं की हत्या पर खामोश बैठा हुआ है, जो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, जो बात का पतंगड़ बनाने में बहुत माहिर है, लेकिन वहां पेड़ पर टांग कर जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन वो अपने मुंह से 2 शब्द निकालने में भी हिचक रहा है। दोस्तों, फिलहाल चर्चा के विषय की ओर से भी मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, हिंदुओं की रक्षा करें, हिंदुओं को इतनी ताकत दे कि वो इन जुल्मों को सह सके, इन जुल्मों का प्रतिकार कर सके। चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।